हेलो दोस्तों, न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक की सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमारा मेन टारगेट है आपको न्यूज़पेपर से वो सारे कंटेंट प्रोवाइड करना जो मेंस और प्रीलिम्स में आपकी मदद कर सके। हालांकि यूट्यूब में कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट समटाइम्स कहीं पर देखा जाता है कि वो कर रहे हैं या आइदर दे आर डूइंग द डंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कई सारी वायरल न्यूज़ को कवर कर रहे हैं जो कि शायद यूपीएससी के लिए इररेलेवेंट है। सो हमारा मेन टारगेट है आपके टाइम को बचाना, क्रिस्प और टू द पॉइंट मेथ्स एंड प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करना। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज से। एससी स्लैम्स अनचेक्ड फ्रीबीज क्वेश्चन अपीजमेंट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को डायरेक्शन इशू किया है कि अगर अब आपने फ्रीबीज, अनचेक्ड फ्रीबीज बांटना शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्शन उठाना पड़ेगा। अब यहाँ से फ्रीबीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रीबीज मेंस के लिए ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये फ्रीबीज होती क्या है। देखो, कोई भी आइदर गुड और सर्विसेज जो आपको बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए उसे बोला जाता है फ्रीबी। एग्जाम्पल है, कई बार गवर्नमेंट जब इलेक्शंस आते हैं हमारे अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करती है, 2,000 रुपए, 6,000 रुपए किसानों को ऐसे, या फिर मोटरसाइकिल, लैपटॉप्स, साइकिल्स, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है गवर्नमेंट, इसे बोला जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रीबीज बोला जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सरकार अपने जेब से निकाल कर देती है। द आंसर इज नो। यहाँ पर सरकार इस्तेमाल करती है टैक्स पेयर्स का पैसा, जो हम आप जैसे लोग पैसा टैक्स में सरकार को देते हैं फॉर द वेलफेयर, टू फैसिलिटेट, वो पैसा सरकार फ्री वीज में डाल देती है। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ फैक्ट्स देखना। अप्रोक्स 5 लाख करोड़ रुपीस जो कि सरकार इस्तेमाल करती है फ्रीबीज को बांटने में। अब सरकार से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, सरकार का कहना रहता है कि हम ये काम वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, बट क्या वाकई इससे वेलफेयर हो रहा है या फिर आप सिर्फ वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हो, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा कर रहे हो, है ना। तो एक एक करके समझते हैं आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या चीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया फ्री बीस के इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री बीस बांटनी है तो बांटो, बट वेलफेयर हमें करना किसका है, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आप इलेक्शंस के आते टाइम तुरंत अचानक से स्कीम्स लेकर के आ रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे जरूरतमंद हो चाहे ना हो, आप उसे डायरेक्ट पैसा प्रोवाइड कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा पॉकेट में ही जा रहा है, कोई उसका यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है। देर इज नो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रिच एंड पुअर बेनिफिशियरीज, रिच और पुअर्स के बीच में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्टिंग्विशिंग कि आइदर दे वांट सच थिंग और नॉट, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। सपोज किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रही है, आपने कहा कि हमें उस एरिया में 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। ठीक है भाई, दो, बट क्या वहां पर हर कोई एलिजिबल है फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए। द आंसर इज नो। एक ग्रुप ऑफ द सोसाइटी तो ऐसा होगा जो कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी परचेस करने के लिए कैपेबल होगा, बट आप फ्री बी के नाम पर इलेक्शंस में वोट्स को मॉडिफाई करने के लिए उनको भी मुफ्त में बिजली प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, पॉसिबली फॉलोइंग एन अपीजमेंट पॉलिसी बिफोर इलेक्शंस, इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। जो अभी के सीजेआई है सूर्यकांत जी, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि स्टेट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए एसेट क्रिएशन में, हेल्थ, एजुकेशन,
हॉस्पिटल्स एंड डेवलपमेंट में पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करना चाहिए इंस्टीड ऑफ जस्ट इन्वेस्टिंग इन फ्रीबीज। ठीक है। अब अक्सर क्वेश्चन उठता है, जो जब फ्रीबी की बात आती है ना, हमेशा डिबेट आता है वेलफेयर और एक साइड फ्रीबीज का। सरकारें काम तो करती हैं, अपने एक्शन को जस्टिफाई कर देती हैं कैसे ना कैसे करके, बट ये उन्हें भी पता है और ये सोसाइटी को भी पता रहता है कि ये वोटर्स को मैनिपुलेट करने की स्ट्रैटेजी है। देखो, अगर वेलफेयर करना ही है ना, तो वेलफेयर के अंतर्गत क्या आती है, आप टारगेटेड लोगों को, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सपोर्ट दो। जिस चीज की जरूरत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोल रहा है, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, उस पर काम करो। क्यों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो? डेटा और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए काम करो। आपकी जितनी इनकम नहीं है, आप जितना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, उससे ज्यादा पैसा आप फ्रीबीज में बांट दे रहे हो। आजकल ना पार्टीज के बीच में एक कंपटीशन सा हो गया है। कोई भी जो पर्सन है, सिटीजन्स भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सिटीजन्स भी कभी इलेक्शन के जो पार्टी रहती है उसकी मैनिफेस्टोज नहीं देखते। दे यूज टू सी कि कौन मुझे कितना पैसा दे रहा है। पिछली पार्टी ने मुझे 2,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए, आप कितना दोगे? अगर आप 3,000 दोगे, 5,000 दोगे, देन आई एम गोइंग टू वोट फॉर यू। दैट मीन्स आप वोटर्स को परचेस कर रहे हो। पहली चीज, तुम्हें अपनी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को देखना चाहिए। तुम्हारे पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, इंस्टीड ऑफ जस्ट कॉम्पीटिंग कि हम इतना अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, हम 5,000 डायरेक्ट डाल देंगे, हम 10,000 डायरेक्ट डाल देंगे। इनकी वजह तुम अपनी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को देखो, डाटा को देखो। स्कॉलरशिप फॉर पुअर स्टूडेंट्स, फूड सब्सिडीज, ये सारे वेलफेयर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो मुफ्त बिजली योजना, लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें तुम डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हो विदाउट एनी कंडीशंस, वो फ्रीबीज है। फ्रीबीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, इनको आप यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो विदाउट इकोनॉमिक स्क्रीनिंग। मतलब कि चाहे पर्सन कैपेबल भी है उतना चीज खर्च करने का, वो चीज परचेस आउट करने का, बट आप उसे फ्री में, मुफ्त में बांट रहे हो। इलेक्शन टाइम गिव बेस, अक्सर फ्रीबीज इलेक्शन के समय पर आती है लोगों को लुभाने के लिए। फिजिकल बर्डन विदाउट लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन, यही पैसा कहाँ यूज होना चाहिए था? लंबे समय में एसेट क्रिएट करने के लिए। मे बेनिफिट इवन एफ्लुएंट सेक्शन, हालांकि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो उस चीज के लिए, जिसके लिए ये पैसा खर्च नहीं भी होना चाहिए, बट स्टिल उनको भी इस चीज से बेनिफिट मिलता है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज फिजिकल कंसर्न, कहीं ना कहीं जो फ्रीबीज की कॉस्ट है, दैट इज बीइंग पेड बाय टैक्स पेयर्स। उस चीज का पेमेंट कौन कर रहा है? टैक्स पेयर्स। और उसका बर्डन कौन उठा रहा है? सरकार। इसीलिए ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, मतलब कि सरकार कितना अर्न कर रही है और कितना खर्च कर रही है, इसमें जो कंटिन्यूअसली गैप बढ़ रहा है, इस चीज को अगर कम करना है, तो स्टेट्स को अपने पब्लिक फाइनेंसेस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्कीम्स को कम करके, फ्रीबीज को कम करके लेजिटिमेट वे में खर्च करना चाहिए। समझ में आई चीजें? और गवर्नेंस के इशू भी रेस किए गए, जैसे कौन से बेनिफिशियरीज को आप टारगेट कर रहे हो, ये चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि आप किसी तरह की स्क्रीनिंग के बिना फ्रीबी बांट रहे हो। इलेक्टोरल पॉपुलिज्म, लोगों को लुभाने के लिए आप फ्रीबी बांट रहे हो। बर्डन ऑन पब्लिक एक्सचेकर, इंटरजनरेशनल फिजिकल इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ सब्सिडीज, ये सारे कुछ इश्यूज हैं जो फ्रीबी से रिलेटेड हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अपनी फ्रीबीज को कंट्रोल करो या रेगुलेट करो, अदरवाइज नाउ कोर्ट विल टेक द एक्शन। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम फ्रीबी, और आप चाहो तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आप लिखना। इफ यू वांट, कमेंट सेक्शन में बता दो, हम उसका मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में।
विद द सेम नेम यूपीएससी विदाउट क्लटर। ठीक है, फटाफट से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अक्सर प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये न्यूज में बने ही रहते हैं और ये मेंस के लिए, इवन प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हम खुद अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम पीवाईक्यूज देखते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, इनको हम छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इशू क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पेटिशन गई जिसने कहा कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, इस एक्ट ने हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अब्रिज किया है, या यूं कह लो कि जो अमेंडमेंट्स लाए गए डीपीडीपी एक्ट में उससे राइट टू प्रिवेसी हैम्पर हुई है। कैसे? इस अमेंडमेंट के चलते लोग इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से। देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या हुआ, लोगों को अधिकार दिया गया कि अगर आपको किसी भी ऑफिशियल से, गवर्नमेंट बॉडी से, पब्लिक अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट डीपीडीपी एक्ट के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन का जो राइट है वो अब्रिज हुआ। समझते हैं कैसे? देखो, ओरिजिनली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 8 LJ में लिखा हुआ था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आप सिर्फ तब अवॉइड कर सकते हो जब उसका कोई रिलेशन पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट या एक बड़े लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट लाए गए 2023 में, उसमें ये चीज बदल दी गई। उसमें सेक्शन 44(3) इंक्लूड किया गया और इसमें बोला गया कि पब्लिक इंटरेस्ट तो छोड़ो, एनी इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। पब्लिक इंटरेस्ट हमारे लिए मैटर नहीं करता, अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मना कर सकती है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ना इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री हो रही है। गवर्नमेंट चाहे तो मुझसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है, गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द डेटा, बट सिटीजन्स कैन नॉट कलेक्ट द डाटा ऑफ गवर्नमेंट्स। पहले सिटीजन्स के पास राइट था, ट्रांसपेरेंसी थी कि वो ऑफिशियल एसेट डिक्लेरेशन, प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, पब्लिक स्पेंडिंग डिटेल्स, ये सारी चीजें गवर्नमेंट से कलेक्ट कर सकती थी। लेकिन डीपीडीपी एक्ट 2023 में जो अमेंडमेंट आया उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशंस नहीं शेयर होंगी, ऐसा प्रोविजन है इस एक्ट में। ठीक है, कंट्रोवर्सी क्या है? प्रेस फ्रीडम। प्रेस को ऐसा माना गया कि जो जर्नलिस्ट हैं दे आर क्लासिफाइड एज डेटा फिड्यूशियरीज, मतलब ऐसी एंटिटी, ऐसे पर्संस जिन्होंने डेटा को कलेक्ट कर रखा है। अगर वो गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके ऊपर फाइन लगेगी, वो भी 250 करोड़ रुपीस की। दैट मीन्स आप जर्नलिज्म को भी कहीं ना कहीं चिलिंग इफेक्ट के अंतर्गत लेकर के आ रहे हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखा जाए तो आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके अंतर्गत हमारा इनहेरिट राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। वहीं आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू प्रिवेसी, जिस जो पुट्टास्वामी जजमेंट में हमने कहा था कि आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है राइट टू प्रिवेसी। यहाँ पर डिबेट है प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच में। समझ में आई चीजें? तो ओवरऑल इस एडिटोरियल में यही बात की गई है, यही इशू रेस किया गया है कि क्या पार्लियामेंट का जो कोर ऑर्डर है, पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल्स बट कैन इट प्रोटेक्ट इट्स ओन इंफॉर्मेशन। क्या ये लोगों को मना कर सकती है कि लोगों लोग जो इंफॉर्मेशन सीक करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, वो लोगों को ना मिल सके? समझ में आई चीजें?
there must be no information asymmetry between state and citizen. That means जितना easily लोग सिटीजन्स अपनी इंफॉर्मेशन स्टेट को प्रोवाइड कर देते हैं, उतना ही इजीली स्टेट से भी इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो होना चाहिए टुवर्ड्स द सिटीजन। आप उसको ब्लैंकेट रूप से प्रोहिबिट या उसको डिस्क्लोज करने से मना नहीं कर सकते हो। यही चीज इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। It's not working, just give me a second। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है। यस, ये है हमारी अगली न्यूज। डिलीवरिंग डॉक्टर अंबेडकर्स विजन फॉर अ न्यू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। यहाँ से सीधा मेंस में क्वेश्चन उठ करके आ सकता है। ठीक है, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये न्यूज हमने द हिंदू से कवर नहीं की है। ठीक है, इसे हमने उठाया है एक दूसरे न्यूज़पेपर से, बट ये एडिटोरियल बहुत अच्छा है इसलिए हमने इसे यूज किया। देखो, डॉक्टर अंबेडकर का कहना ये था कि अगर हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चाहिए तो वी शुड एंश्योर सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब राइट टू वोट, लोगों का अधिकार कि गवर्नमेंट बनाने में उनका इक्वल राइट है। बट सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए सोशल डेमोक्रेसी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सोशल डेमोक्रेसी मतलब क्या? जस्टिस, इक्वलिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन की गई है कि इंडिया को ऐसी कंट्री, इंडिया एक ऐसा आइडिया है जहां पर जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इक्वलिटी है, डिग्निटी है, फ्रेटर्निटी है। तो गवर्नमेंट डीपीएसपी का यूज करके कई सारे वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, इनोवेशंस लेकर के आती है, सोसाइटी में सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर करने की कोशिश करती है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे कि सोसाइटी में सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर होती है? पहली, लेबर और सैनिटेशन रिफॉर्म्स लेकर के आई गवर्नमेंट। किससे? नमस्ते स्कीम के तहत। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। भारत में आजादी के इतने सालों बाद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क्स होते हैं, तो उस चीज को खत्म करने के लिए, मैकेनाइज्ड वे में स्कैवेंजिंग का काम करने के लिए, मैकेनाइज्ड स्कैवेंजिंग क्लीनिंग करने के लिए नमस्ते स्कीम लेकर के आई, ताकि हम हेजार्डुअस मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट कर सके, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को प्रमोट कर सके, और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट और इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। इससे हम लेबर की डिग्निटी को रिस्टोर कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विजन क्या था? कि हमें कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेकर के आई? नमस्ते स्कीम। सिमिलरली बहुत सारी स्कीम्स को डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल में। दूसरी, एजुकेशनल को, अंबेडकर जी का मानना ऐसा था कि एजुकेशन इज द अल्टीमेट टूल ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन का अल्टीमेट टूल क्या है? एजुकेशन। इसीलिए गवर्नमेंट SC ST OBC DNTs डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम्स लेकर आई, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, और ओवरसीज एजुकेशन के लिए भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एजुकेशन एक मात्र ऐसा टूल है जो कि सोशल मोबिलिटी करा सकता है। लोग अगर सोसाइटी में अभी भी जो पीछे रह गए, अगर उस सेक्शन की सोसाइटी ने अच्छी खासी एजुकेशन अचीव कर ली, अपने स्टेटस को बढ़ा लिया, दैट मीन्स दे विल बी सोशली मोबिलाइज्ड। ठीक है, अल्टीमेटली वो लिबरेट हो जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट चलाती है PM दक्ष प्रोग्राम।
एम्प्लॉयबिलिटी सेल्फ रिलायंस पर फोकस करती है। दैट मीन्स अम्बेडकर जी का विश्वास, जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, वो क्या चाहते थे? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। वो आप कैसे लाओगे? लोगों की स्किल को डेवलप करके, लोगों के अंतर्गत एजुकेशन को दे करके। फिर सोशल जस्टिस और लीगल प्रोटेक्शन के लिए SC/STs एट्रोसिटीज एक्ट आया 1989, जिसने क्या फोकस किया कि जो भी विक्टिम है, SC/ST OBC है, उसको कंपनसेट करना, लीगल सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, इंटरकास्ट मैरिजेस को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, सीनियर सिटीजन्स के लिए अटल वय अभ्युदय योजना, और भी कई सारी पेंशन स्कीम्स, महात्मा गांधी पेंशन स्कीम, अलग अलग स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए लाई गई, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर कर सके, जो कि हमारे फाउंडिंग फादर का एक बहुत बड़ा सपना रहा है। इस आर्टिकल का कोर आर्ग्यूमेंट जो है वो यही है कि सोशल जस्टिस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जरूरत है। वेलफेयर मस्ट ट्रांसलेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इनटू लाइव्ड रियलिटी। हमें डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं करना है, बल्कि इंक्लूसिव सोसाइटी के हर सेक्शन का 360 डिग्री डेवलपमेंट हो सके, तभी हमारे फाउंडिंग फादर्स का सपना पूरा हो पाएगा। अब इसी चीज को अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे, तो एक तरफ है स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ है कंसर्न। दैट मीन्स आप डिग्निटी बेस्ड वेलफेयर पर काम करना चाहते हो, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहते हो, सैनिटेशन को मैकेनाइज करना चाहते हो, लीगल एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना चाहते हो, बट देयर इज अ ह्यूज इम्प्लीमेंटेशन गैप। जिसके लिए स्कीम्स बनी हुई है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। बजट, हमारे पास फिस्कल कॉन्स्टेंट्स अभी भी है, हम पूरे हमारा जो रेवेन्यू है वो अभी भी एक्सपेंडिचर से काफी कम है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी फुल्ली इरेडिकेटेड नहीं हुई है। वी आर स्टिल हैविंग मैन पिट होल्स, जहां से ह्यूमंस जा करके और सफाई का काम पूरा कर रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिलीव दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मस्ट रेस्ट इन सोशल डेमोक्रेसी। एग्जामिन हाउ कंटेम्प्रेरी वेलफेयर पॉलिसीज अटेम्प्ट टू रिलीज दिस विजन। जितनी भी स्लाइड्स, जितना भी हमने पढ़ा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो। अपने मॉडल आंसर्स को हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC विदाउट क्लटर में शेयर करो। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, अगली न्यूज क्या कह रही है? तेहरान री इंटर्स द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्पॉटलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, और अक्सर तेहरान न्यूज में बना ही रहता है। एक बार इस न्यूज को अच्छे से कवर कर लो, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो मुद्दा क्या है। 2015 में 2015 में एक डील साइन हुई, जिसे बोला गया JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस एक्शन में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ऐसा बोला गया कि जो ईरान न्यूक्लियर डेवलपमेंट लगा करता जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाता जा रहा है, उस चीज को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी, इन सब ने मिलकर के बराक ओबामा के टाइमलाइन पर इस चीज को स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही हमारे डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने JCPO से अपने आप को एग्जिट कर लिया। 2018 में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने लगे, गल्फ रीजन में अपना कंट्रोल बढ़ा दिया। इन सब की वजह से ईरान अक्सर न्यूज में बना हुआ है, और न्यूज में तो बना हुआ है,